नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। उम्मीद है सभी लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। अब आपके पास एक सप्ताह का समय बचा है। ज़्यादा आप अपना कंटेंट मत बढ़ाइए और जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए। जितना समय बचा है, अभी पेपर तो काफ़ी लंबे समय के लिए चलेगा, लगभग 1 महीने से ज़्यादा। तो जिनका अभी 10 जनवरी को पेपर है ना, वो लोग रिवीजन करना शुरू कर दें, क्योंकि आप जितना रिवाइज करोगे प्रैक्टिस भी करिए, रीजनिंग और मैथ की प्रैक्टिस करिए, जिससे आप वहाँ पे टाइम है ना, सही टाइम पे पूरा पेपर यदि जिसने कर दिया तो उसके सिलेक्शन के अपने आप चांस बढ़ जाएंगे। पेपर का लेवल ठीक ठाक आएगा, कंपटीशन काफ़ी है। इस वीडियो में हम लोग सल्तनत काल देखेंगे। इससे क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं। तो सल्तनत काल को सल्तनत काल क्यों बोलते हैं? हुआ क्या था कि मोहम्मद गौरी ने जब अपने यहाँ पे अटैक किया था भारत में, तो उसने यहाँ से जाते समय कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का शासक बना दिया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी वो थी लाहौर। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो अगला राजा शासक हुआ उसने वो थे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया। तो दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक के अलावा जितने भी शासक हुए हैं उनकी राजधानी रही है दिल्ली। तो इसको इसलिए दिल्ली सल्तनत बोला जाता है। तो सल्तनत काल में सबसे पहले तो यही पूछ लेता है कि कौन कौन से वंश हुए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखे हुए हैं सभी वंश: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक, सैयद, लोदी। कोई आप टिक अपने हिसाब से बना लीजिए, या गुलाम, खिलजी, तुगलक और सैयद, लोदी, इस तरह से याद रखिए। टाइम पीरियड की बात की जाए तो जो गुलाम वंश था ना, इसको 2 अन्य नामों से भी जाना जाता है: इलबारी तुर्क वंश और ममलूक वंश। और ऐसे क्वेश्चन भी आ जा चुका है कि गुलाम वंश का अन्य नाम क्या था। 1206 में गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी और ये 1290 तक चला। 1290 से 1320 तक कौन सा रहा? खिलजी वंश। ये केवल 30 साल तक रहा और सबसे छोटा जो टाइम पीरियड था वो खिलजी वंश का था। उसके बाद आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश का जो टाइम पीरियड था वो था 94 साल, 1320 से 1414 तक। और इसका जो तुगलक वंश का कार्यकाल था वो सबसे लंबा था। इस तरह से भी क्वेश्चन आ चुका है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा कार्यकाल किसका था और सबसे छोटा कार्यकाल किसका था। तो ये हो गया। इसके बाद आता है सैयद वंश। तो सैयद वंश 1414 से 1451 और लोधी वंश 1451 से 1526। 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी, उसमें इब्राहिम लोदी को हराया था बाबर ने। तो फिर उसके बाद उसने मुग़ल वंश की स्थापना की थी। इससे अगला वीडियो में मुग़ल वंश का लाऊंगा। चलिए अब एक तरफ से शुरू करते हैं। गुलाम वंश सबसे पहले आता है और इसमें जो ये शुरुआत में लिखा है वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि भारत से वापस जाते समय मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का शासक बनाया। कुरान पढ़ने की वजह से कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान ख्वां भी बोला जाता था। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, आपको जो पॉइंट मैं बताऊँ उनको आपको याद रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वो देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, अभी मैंने बताया कि राजधानी थी लाहौर। 1206 में इनका राज्याभिषेक हुआ और ये गुलाम वंश के संस्थापक। यदि ऐसे क्वेश्चन है कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो आपको इल्तुतमिश पे टिक करना है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श, इसका मतलब होता है लाखों का दानी, या पील बख्श मतलब हाथियों का दानी, ये इनकी 2 उपाधियाँ हो गई। इससे पहले अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? कुरान ख्वां भी बोलते हैं। कुतुब मीनार सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे निर्माण कार्य शुरू किया। जो कुतुब मीनार है ना, ये तो क्वेश्चन आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य है वो शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने और उसको पूर्ण कराया था इल्तुतमिश ने। और इसके बारे में एक और फैक्ट आता है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। वो फिरोज शाह तुगलक ने ना उसमें 1 मंजिल और जोड़ी थी। इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है।
जो कुतुब मीनार है ना, ये किसके नाम पे है? सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। अन्य कार्यों की बात की जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, बहुत ही फेमस है 2.5 दिन का झोपड़ा। इसके सेनानायक बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय व विक्रमशिला विहार को ध्वस्त कर दिया था। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विहार को इसने जो लाइब्रेरी थी ना, उसको पूरा जला डाला। लाइब्रेरी के साथ पूरा, अभी तो खंडहर है। अब आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे भारत का जो पुराना इतिहास है ना, उससे रिलेटेड कितनी इम्पोर्टेंट जो चीज़ें थी वो सब जल गई, जिससे हमको अपने पुराने अतीत के बारे में जानने में आसानी होती। जो नालंदा विश्वविद्यालय है ना, ये नालंदा डिस्ट्रिक्ट बिहार में पड़ता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है ना, इसके बारे नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनाया था, ये भी क्वेश्चन आता है। तो ये श्रीगुप्त ने बनाया था शायद, मैं कंफर्म करके आपको बाद में बता दूंगा। विक्रमशिला है ना, ये विक्रमशिला विहार, इसकी स्थापना पाल वंश का एक शासक, पाल वंश हुआ है बिहार और बंगाल की इस रीजन में, तो धर्मपाल ने उसने स्थापना की थी इसकी, विक्रमशिला विहार की। ऐबक की मृत्यु लाहौर में चौगान, जिसको पोलो अभी बोलते हैं, वो खेलते हुए घोड़े से गिरकर हो गई। तो इस पे भी क्वेश्चन बन चुका है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी। तो चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरने के हुई। इनका मकबरा कहाँ पे है? लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में इतने फैक्ट हो गए, आप इतने ही याद रखिए। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दूसरे शासक हुए वो हैं आराम शाह। इनके बारे में आपको कुछ खास पढ़ना नहीं है, कुछ समय के लिए रहे। उसके बाद कौन बना? इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश है ना, शमसी वंश भी बोल सकते हैं कि जो इल्तुतमिश है ना, वो शमसी वंश से था। ये कौन था? ऐबक का, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ना, उसका दास और दामाद था। दामाद तो समझते ही हैं, और दास भी था। इसलिए इल्तुतमिश को दासों का दास भी बोला जाता है। दासों का दास मतलब मोहम्मद गौरी का जो दास था ना, या गुलाम, वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसीलिए इस वंश को गुलाम वंश बोलते हैं। और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। ये दिल्ली का शासक बनने से पहले बदायूं का गवर्नर था। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक, तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक चाहे बोल दो। कुतुब मीनार को पूरा कराया, मैं पहले बता ही चुका हूँ। दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला शासक, ये भी मैं बता चुका हूँ। कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके बारे में, अब यहाँ पे हैं। इक्ता व्यवस्था शुरू की थी इसने। इसमें क्या होता था कि सैनिकों और अन्य अधिकारियों को वेतन के बदले भूमि दी जाती थी, और भूमि लेने वाले को इक्तादार बोला जाता था। और इक्ता व्यवस्था ख़त्म किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। बहुत ही इम्पोर्टेंट है इक्ता व्यवस्था। शुरू की थी इल्तुतमिश ने, ख़त्म की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। चांदी के टका व तांबे के जीतल इसने शुरू करवाए। दिल्ली में टकसाल, टकसाल क्या होती है? यहाँ पे सिक्के बनाए जाते हैं। सिक्कों पर शिव का नंदी व चौहान घुड़सवार अंकित होता था। अब ये समझ लीजिए कि किस तरह से वो लोग, देखो यहाँ पे तो ज़्यादातर लोग हिंदू थे और ये लोग थे मुस्लिम। तो जो यहाँ के लोग थे ना, वो विद्रोह ना करे उसके लिए कई सारे टेक्निक यूज करते थे। तो सिक्कों पर उसने शिव के नंदी और चौहान घुड़सवार को अंकित कराया। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ना, वो उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। वो एज ए मोहम्मद गौरी के दास के रूप में कार्य करता था। लेकिन इल्तुतमिश ने सुल्तान की उपाधि धारण की। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है चालीसा या चहलगानी। ये क्या होता था? आप ये समझ लीजिए 40 योग्य व्यक्तियों का समूह होता था, मंत्रिमंडल आप समझ लीजिए।
जो इम्पोर्टेंट फैसले होते थे इन्हीं की सलाह पे राजा करता था। सुल्तान समझ लीजिए, उसमें सुल्तान बोलते थे। तो जो चालीसा था उसकी शुरुआत की थी कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश ने, लेकिन इसको ख़त्म किसने किया था? बलबन ने। दोनों पे क्वेश्चन आते हैं कि किसने शुरू किया, किसने ख़त्म किया। इक्ता व्यवस्था इल्तुतमिश ने शुरू की, ख़त्म किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। चंगेज खां के आक्रमण से दिल्ली को चतुराईपूर्वक बचाया। हाँ, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि जब चंगेज खां ने भारत पे आक्रमण किया था उस समय किसका शासक था? तो उस समय इल्तुतमिश का शासक था। इल्तुतमिश को भारत में गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है। गुंबद निर्माण, जैसे आप ताजमहल देखे होंगे ना, तो गुंबद बने हैं ना, इंग्लिश में डोम बोलते हैं। तो सबसे पहले ये शुरू किया था इल्तुतमिश ने। उज्जैन के महाकाल मंदिर को ध्वस्त किया था। तो इसने उज्जैन के महाकाल मंदिर को उस समय ध्वस्त किया था। न्याय चाहने वाले व्यक्ति को लाल वस्त्र पहनना होता था और इसकी 1236 में मृत्यु हो गई इल्तुतमिश की। अगला आता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह। ये अयोग्य उत्तराधिकारी इल्तुतमिश अपनी पुत्री रजिया को उत्तराधिकारी के रूप में चाहते थे, लेकिन सरदारों के विरोध के चलते यह ना हो सका। मतलब इल्तुतमिश के टाइम पे नहीं हो सका था, लेकिन बाद में रजिया ने अपनी सूझबूझ से कुछ समय के लिए वो शासिका रही। तो प्राचीन भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान को कहा जाता है। ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो है ना, इनको याद रखने की ज़रूरत है नहीं आपको। इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान, इनके बारे में कुछ फैक्ट हम लोग देखते हैं। इन्होंने दिल्ली में नमाज के वक्त लाल वस्त्र धारण कर न्याय की मांग जनता के समक्ष प्रस्तुत हुई तथा शासन में फैली अव्यवस्था क्रूरता के विरोध में खुद को शासिका के रूप में प्रस्तुत किया। क्रुद्ध जनता ने राजमहल पर आक्रमण कर रजिया को सुल्तान के रूप में स्थापित कराया। तो ये प्रथम व अंतिम मुस्लिम शासिका रही हैं प्राचीन भारत उस मध्यकालीन भारत में। मध्यकालीन या प्राचीन काल में तो कोई रहा नहीं है। अगला पॉइंट है कि यह मतलब रजिया सुल्तान सैनिक वेशभूषा, पुरुषों के परिधान व कुलाहा, जो टोपी है ना उसको उस समय कुलाहा बोला जाता था, वो पहनकर दरबार में बैठती थी। बठिंडा के सूबेदार अल्तुनिया ने इनको बंदी बनाया, लेकिन रजिया ने इनसे शादी कर ली। इल्तुतमिश के पुत्र बैराम शाह ने दोनों की हत्या कर दी। किसकी? अल्तुनिया और रजिया दोनों की। और 1240 में गद्दी पर बैठा। उसके बाद मुइजुद्दीन बैराम शाह 1240 से 42 तक नाम मात्र का शासक रहा। जो वास्तविक सत्ता थी वो चालीसा के बाद थी। उसके बाद मसूद शाह 1242 से 1246 तक। सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम उस समय होता था मसूद शाह के टाइम पीरियड पर। बलबन द्वारा मंगोलों को हराने पर इसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। बलबन द्वारा मसूद शाह को कैद कर लिया गया। नसीरुद्दीन महमूद 1246 से 66 तक। वास्तविक सत्ता चालीसा के पास। 1266 में अचानक मृत्यु। शमसी वंश का अंतिम शासक। तो शमसी वंश का संस्थापक कौन था? मान लो वो था इल्तुतमिश। और अंतिम शासक कौन था? ये नसीरुद्दीन महमूद। ये भी आपको याद रखना है। इस समय ये स्टार लगा हुआ है। एक फेमस कवि थे मिन्हास उस सिराज। इनकी फेमस पुस्तक आपको एक याद रखनी है, तवाक़त नासिरी। ये किस पे लिखी है? नसीरुद्दीन महमूद पे। नासिरी लिखा है ना। अब आते हैं बलबन पे। रजिया के बाद है ना क्वेश्चन बन सकते हैं बलबन से, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और 20 साल इसने शासन किया, 1266 से 1286 तक। इल्तुतमिश का दासों के दल चालीसा में शामिल। हाँ, जो चालीसा था ना उसमें शामिल था और ये इल्तुतमिश का दास था। अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन से कराकर इसने उलूग खां की उपाधि दी। इसको नसीरुद्दीन को। इसका बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। इसने रक्त व लौह की नीति लागू की। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि रक्त और लौह की नीति किसने लागू की थी? बलबन ने। इसका मतलब है खून का बदला खून। इसने चालीसा को ख़त्म किया, ये मैं पहले बता चुका हूँ।
चालीसा बनाया था इल्तुतमिश ने और ख़त्म किया बलबन ने। ये अपने आप को नियामत खुदाई मतलब ईश्वर का प्रतिनिधि बताता था। जिल्ले इलाही अकबर के बारे में सुना होगा, तो जिल्ले इलाही है ना, इसने अपने आप को शुरुआत में बोला था जिल्ले इलाही। जो नौरोज़ त्यौहार था ना पारसी नौ वर्ष, वो इसने शुरू कराया था नौरोज़। किसने? बलबन ने। आगे आता है सिजदा व पैबोस। ये भी दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रथाएं थी और इसमें क्वेश्चन अक्सर बनते रहते हैं। तो सिजदा क्या होता था? घुटनों के बल बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना पड़ता था। मतलब जब सुल्तान के सामने आप पेश होते थे, अब ये पेश ऐसा नहीं है कि किसी बातचीत के लिए, तो सब दरबार में तो आपको घुटनों के बल बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना पड़ता था। और पैबोस क्या था? पेट के बल लेटकर सुल्तान के पैरों को चूमना होता था। मतलब ये बलबन जो था ना, ये अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि इस तरह दिखाने की कोशिश करता था कि जो लोग हैं वो बगावत ना करें। तो शुरू की थी सिजदा व पैबोस बलबन ने, और इसको ख़त्म किसने किया? दोनों प्रथाओं को शाहजहां ने। वित्त विभाग बलबन के समय था, उसको नाम बोलते थे दीवाने विजारत। इसको सैन्य विभाग से अलग कर नए विभाग दीवाने आरिज की स्थापना की। मतलब वित्त विभाग को सैन्य विभाग से अलग कर दिया। और जो नया सैन्य विभाग है ना, उसको दीवाने आरिज बोला। गुप्तचर अधिकारी को उस समय बरीद कहा जाता था। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि इस तरह से टर्म्स आ जाते हैं कि ये कौन होते थे उस समय, ये कौन होते थे। तो जैसे ये है ना कि सल्तनत काल में गुप्तचर अधिकारी को बरीद कहा जाता था। फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो व अमीर हसन इसके दरबार में थे। जो अमीर खुसरो है ना, इनके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। अमीर खुसरो ने ना 7 शासकों का कार्यकाल देखा था। इनको तूतीय हिंद बोला जाता है। कैकूबाद, ये समझ लो कि ये अंतिम शासक थे। किसके? गुलाम वंश के। लिखा है ना, इलबारी तुर्क वंश का अंतिम शासक था। जलालुद्दीन खिलजी ने जन प्रतिरोध को ध्यान में रखते हुए अपने संरक्षण में कैकूबाद के नाबालिग पुत्र क्यूमर्स को गद्दी पर बैठाया और 3 महीने बाद उसकी हत्या कर खिलजी वंश की स्थापना की। तो गुलाम वंश के बाद अगला वंश कौन है? खिलजी वंश। की स्थापना किसने की? जलालुद्दीन खिलजी। अब यहाँ से शुरू होगा खिलजी वंश। तो संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, राजधानी किलोखरी। यह अभी पाकिस्तान में है आधुनिक। कुछ समय के लिए रही थी ये, मतलब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जलालुद्दीन की हत्या कर दी और सुल्तान बना 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन की हत्या करके खुद शासक बन गया। जो अलाउद्दीन खिलजी था वो इसका भतीजा था। किसका? जलालुद्दीन खिलजी का। और इसका दामाद भी था। बाद में क्या, उसी टाइम पे, ये आप लोगों ने मूवी देखी होगी पद्मावत, तो उसमें शुरुआत का सीन में ना यही दिखाया गया है। अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या कर दी और उसकी लड़की से शादी कर दी थी, तो वो दामाद भी था उसका। खिलजी वंश में आपको सबसे इम्पोर्टेंट है अलाउद्दीन खिलजी। इसके बारे में कई सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। इसके बचपन का नाम अली और गुरु सास्प, ये दो आपको याद रखने हैं। सेना को नकद वेतन देने और स्थायी सेना की नींव रखी थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। देखो, नकद वेतन देना शुरू किया था ना, तो इसने उसी जो एकता प्रथा शुरू हुई थी उसको ख़त्म कर दिया था। एकता प्रथा में क्या होता था कि सैनिकों या उच्च अधिकारी, और जो उच्च अधिकारी होते थे ना, उनको नकद वेतन की जगह ज़मीन दी जाती थी। तो ये प्रथा ख़त्म कर दी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा इसने शुरू की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। पहला सुल्तान जिसने भूमि पैमाइश कराकर लगान वसूला।
अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत में पहला शासक था जिसने भूमि पैमाइश कुछ नहीं होती है, नाम सुना होगा आप लोगों ने। पैमाइश करते हैं ना, अभी भी कराई जाती है। तो भूमि की नाप जो करना ना, वही पैमाइश होती है। तो लगान को वसूलने के लिए तो पता होना चाहिए ना किसके पास कितनी ज़मीन है, उस हिसाब से लगान वसूला जाता था। तो ये पहला शासक था। भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया। जो भू राजस्व की दर थी ना, इसने उसको बढ़ाकर उपज जितनी होता था, प्रोडक्शन जितना मतलब पैदावार हुई, उसका आधा कर दिया। और जो गैर मुस्लिमों से लिया जाता था ना, ये इसको बोलते थे खराज। मतलब ये जो 1/2 भाग है ना, ये गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। मुस्लिमों से कुछ कम लिया जाता होगा, तो इसको बोलते थे खराज। खम्स बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं ये दोनों, खराज और खम्स। जो लूट का धन होता था ना, उसमें सुल्तान का हिस्सा 4/5 होता था। मतलब आप समझ लीजिए 100 रुपये मिले तो 100 में से 80 तो हो गए सुल्तान के। तो लूट का धन होता था वो खराज, खम्स बोलते थे उसको। कम तोलने वाले व्यापारियों के शरीर से मांस काटने का आदेश दिया था। अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही क्रूर शासक था, लेकिन उसने कुछ इस तरह की सिस्टम शुरू किए थे ना, जिनका प्रभाव अभी तक दिखाई देता है। मतलब कि इसको ना करप्शन मंजूर नहीं था। तो जो व्यापारी कम तोलते थे ना, उनके शरीर से मांस कटवा लेता था ये। इसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अभी जैसे अनाज जो वितरण होता है ना सरकार के द्वारा, वही पीडीएस। मूल्य नियंत्रण प्रणाली इसने शुरू की थी कि जो वस्तुओं के मूल्य है ना, वो ज़्यादा बढ़े नहीं, जिससे आम जनता है ना, वो अपना गुजारा सही से कर सके। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा। मलिक काफूर, ये पद्मावत मूवी में मलिक काफूर को भी आप लोगों ने देखा होगा। तो दक्षिण विजय के लिए मलिक काफूर को भेजा था, और इसको 1000 दिनारी भी बोला जाता है, किसको, मलिक काफूर को। अब दिल्ली में इसने, अलाउद्दीन खिलजी ने जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला, हौज खास, हजार खम्बा महल, ये इसके प्रमुख निर्माण कार्य थे। अलाई दरवाज़ा इसमें सबसे फेमस है। इसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। सिकंदर सानी मतलब द्वितीय सिकंदर, दूसरा सिकंदर। अगला पॉइंट देखते हैं, दीवान ए रियासत। ये एक डिपार्टमेंट होता था उस समय जो व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था तथा बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। कौन? दीवान ए रियासत। इसी तरह से पूछेगा, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सब। नोट खलीफा की सर्वोच्चता को चुनौती देने वाला यह पहला शासक था। खलीफा है ना, उस समय तुर्की में होते थे। जो मुस्लिम धर्म है ना, उसके धर्म गुरु समझ लीजिए। तो उसमें जो सर्व से ऊपर के पद होता था वो खलीफा होते थे। तो उनकी सर्वोच्चता को चुनौती देने वाला ये पहला शासक था अलाउद्दीन खिलजी। अगला इसमें आपको विभाग याद रखना है, दीवान ए मुस्त खराज। ये होता था राजस्व या वित्त विभाग उस समय का। सैनाई मंडी, प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक एवं खाद्यान्नों की बिक्री हेतु लाया जाता था। बरीद, बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था बरीद। मुनहियान व गुप्तचर, गुप्त सूचना प्राप्त करता था। सराय ए अदल, यहाँ वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल व अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थी। कहाँ? सराय ए अदल। अलग अलग तरह की अब बाज़ारें आप समझ लीजिए, मार्केट्स, जहाँ पे अलग अलग तरह की चीज़ें बिकती हैं। अलाउद्दीन की आर्थिक नीति की जानकारी कहाँ से मिलती है? जियाउद्दीन बर्नी की कृति, मतलब बुक, तारीख़ फिरोज शाही से मिलती है। अलाउद्दीन खिलजी की इकोनॉमिक पॉलिसी की जानकारी कहाँ से मिलती है? जियाउद्दीन बर्नी की बुक
तारीख़ फ़िरोज़ शाही। 2 बुक्स और आपको याद रखनी है, अमीर खुसरो की खजाइनुल फतूह और इब्न बतूता की रहला। इब्न बतूता ना मोरक्को से आया एक ट्रेवलर था, ये आया था मोहम्मद तुगलक के कार्यकाल में। ये हम लोग आगे देखेंगे इब्न बतूता के बारे में, कई फैक्ट्स वहाँ पे पढ़ेंगे जब हम लोग मोहम्मद तुगलक पढ़ेंगे। मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में मुहतसिब या सेंसर एवं नाजिर नाप तोल अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। मैंने बताया ना कि जो प्राइस कंट्रोल उस समय अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था, तो उसके लिए 2 अधिकारी बहुत इंपॉर्टेंट थे। एक था मुहतसिब और एक था नाजिर। जो मुहतसिब था वो सेंसर समझ लीजिए, इंस्पेक्शन जो करता था, और जो नाजिर था वो नाप तोल अधिकारी होता था। राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदला। तो आप ये समझ लीजिए कि जो अलग अलग लोगों को जो भूमि दी जाती थी उसको उसने वापस लिया, क्योंकि अब उनको ये कैश में पेमेंट करता था इस समय, तो खालसा भूमि में उसको बदला। और 2 नए कर इसने शुरू किए थे। चराई कर, ये दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था, और जो गढ़ी कर या घरी कर, ये घरों व झोपड़ी पर लगाया जाता था। मतलब रहने के लिए भी टैक्स देना होता था, और पशुओं को आप चराते थे ना, उसके लिए चराई कर देना होता था। 1297 से 1306 के बीच मंगोलों को 6 आक्रमण हुए। उनको किसने रोका, मतलब उससे बचाया भारत को? अलाउद्दीन खिलजी ने। उसकी मृत्यु हो गई 1316 में। तो 1296 से 1316 20 साल तक अलाउद्दीन खिलजी का रहा। कुतुबुद्दीन उसके बाद 4 साल तक उसके बाद रहा खिलजी वंश, लेकिन कोई खास शासक नहीं था, और उसके बाद इसका खत्म हो गया खिलजी वंश का। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी आया उसके 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद। इसके बारे में लिखा है ना, इसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी, या कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों के वेश में आ जाता था। इसने खलीफा की उपाधि धारण की थी। इसके वजीर खुसरो खान ने 1320 में इसकी हत्या करके स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। कौन? खुसरो खां ने इसकी हत्या कर दी। अब हम लोग सबसे पहले अमीर खुसरो के बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। इन्होंने 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था। वास्तविक नाम था इनका मोहम्मद हसन। इनका जन्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे इनका जन्म हुआ था। तो 1253 में हुआ था। कहाँ? पटियाली, अभी कासगंज है, उस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है पटियाली गांव। कासगंज डिस्ट्रिक्ट है ना, पहले एटा डिस्ट्रिक्ट था, वो कासगंज हो गया। ये अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। बलबन से मोहम्मद तुगलक तक इतने शासकों के दरबार में रहे। इनको तूतीय हिंद भारत का तोता कहा जाता है। खड़ी बोली के विकास में इनका अहम योगदान, और भारत सितार, तबला व कव्वाली के आविष्कारक यही थे, और इन्हें भारत का सादी बोला जाता है। तो ये फैक्ट्स आपको अच्छे से याद रखने हैं। बलबन से मोहम्मद तुगलक के बीच, मतलब बलबन से लगा कर मोहम्मद तुगलक तक के जितने भी शासक हुए उनके दरबार में रहे। इनको तूते हिंद, मतलब भारत का तोता कहा जाता था। खड़ी बोली के विकास में इनका अहम योगदान रहा, और इन्होंने सितार, तबला और कव्वाली, इसके आविष्कारक, इन्वेंटर इनको बोला जाता है, और इनको भारत का सादी भी बोला जाता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 1320 में खुसरो खां ने किसको हराया था? ये लिखा हुआ है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को। और किसकी स्थापना की? तुगलक वंश की। तो जो खुसरो खां था ना, वो गियासुद्दीन तुगलक, गाजी मलिक गियासुद्दीन तुगलक नाम से 1320 में दिल्ली का सुल्तान बना। तो तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? गियासुद्दीन तुगलक।
गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय अमीरों से ली गई भूमि को लौटा दिया। मतलब ये भूमि वापस ले ली थी ना, खालसा भूमि की स्थापना की, तो इसने क्या किया, फिर से वापस कर दिया उनको भूमि। सिंचाई के लिए कुओं व नहरों का निर्माण कराया। तो सबसे पहले कुओं और नहरों का निर्माण किसने कराया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। ये लिखा हुआ है नोट में, देखिए। नहरों का निर्माण कराने वाला पहला शासक। दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नामक एक शहर स्थापित किया। साउथ दिल्ली में पड़ता है तुगलकाबाद। अभी तो इसके अवशेष बाकी हैं, लेकिन तुगलकाबाद एरिया है, अभी भी दिल्ली में है। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण कराया। इस दुर्ग को 56 कोट के नाम से जाना जाता है। बंगाल अभियान से लौटते वक्त जौना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में जलकर इसकी मृत्यु हो गई। और ये जौना खां और कुछ नहीं, कोई नहीं, ये मोहम्मद बिन तुगलक थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक है ना, वैसे तो बहुत ही पढ़ा लिखा शासक था, लेकिन इसने पता नहीं अपने मतलब कार्यकाल में कई सारे अजीब गरीब काम किए। उसमें से एक ये भी था कि उसने इनके लिए एक महल का निर्माण कराया। किसके लिए? गियासुद्दीन तुगलक के लिए। ये इनका पुत्र था और उसी महल में जलकर इनकी मृत्यु हो, किसी तरह आग लग गई और ये फंस गए होंगे अंदर। और इसका मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जौना खां भी था। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अब देखते हैं। गयासुद्दीन के बाद जौना खां या जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। तुगलक सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान व योग्य था, लेकिन इनके जो कार्य हैं ना, वो बहुत ही विचित्र रहे हैं। अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्य व दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण इसे पागल व रक्त पिपासु भी कहा गया है। कृषि के विकास के लिए अमीर कोई नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार भी लगा है कि कृषि के विकास के लिए इसने अमीर कोई नामक विभाग की स्थापना की। अब देखिए इसके दो जो बहुत ही बचकाने का कार्य थे, वो एक पहला था कि इसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी, महाराष्ट्र में पड़ता है, वहाँ स्थानांतरित करने की घोषणा की और उसका नाम दौलताबाद रखा। किसका? देवगिरी का। लेकिन ये स्थानांतरण हो नहीं पाया। दूसरा, इसने सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत कांसे व तांबे के सिक्के चलाए और जिसका मूल्य चांदी के सिक्के के बराबर होता था। अब आप समझ लीजिए, लोग फॉल्स करेंसी ना, डुप्लीकेट करेंसी बना लेते थे और उसका मूल्य हो जाता था चांदी के सिक्कों की। तो यह योजना भी इसकी फेल हो गई। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है इब्न बतूता के बारे में। इसी के शासनकाल के दौरान मोरक्को से इब्न बतूता आया 1333 में। साल भी आप याद रखिए, 1333। इब्न बतूता को इसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। 1342 में इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा। किसको? इब्न बतूता को। इब्न बतूता की पुस्तक रिहला में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है, जिसने अपनी पुस्तक में डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में भी लिखा है। रिहला बुक है ना इब्न बतूता की, इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रभासुर नामक जैन साधु के साथ विचार विमर्श किया था। प्रभासुर जैन साधु 1351 में 20 मार्च को गोडाल या थट्टा बोलते हैं में इसकी मृत्यु हो गई। किसकी? मोहम्मद बिन तुगलक की। कुछ फैक्ट और हम लोग देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर व बुक्का ने, ये दो भाई थे, इन्होंने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। राजधानी क्या थी? हम्पी, जो अभी कर्नाटक में है। इसके अवशेष तुंगभद्रा नदी के किनारे है। क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो वह था मोहम्मद बिन तुगलक। महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने स्वतंत्र राज्य बहमनी राज्य की स्थापना की। इसी टाइम पीरियड पे बहमनी राज्य की स्थापना किसने की? अलाउद्दीन बहमन शाह। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बदायूनी बहुत ही फेमस पोएट हुए हैं इसी टाइम पीरियड के। उन्होंने लिखा है, अंततः लोगों को राजा से व राजा को लोगों से मुक्ति मिल गई। मतलब इसके ऐसे कई सारे कार्य हुए थे जो बहुत ही पूरी तरह से फेल हो गए थे। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सल्तनत काल का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे में गया था।
ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, स्टार भी लगा है कि सल्तनत काल का ये पहला शासक था ये जो दोनों जगह गया था। कहाँ? अजमेर में शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बहुत ही फेमस है, और बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे में, बदायूं में मीरन मुलहिम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, और मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन, अजुधन में शेख मुल्तान आदि संतों की कब्रों पर इसने मकबरे बनवाए थे। तो ये आपको 4 याद रखने हैं। बदायूं में मीरन मुलहिम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन, अजुधन में शेख मुल्तान। इनकी जो मकबरे थे ना, कब्र थे ना, उन पर मकबरे बनाए। तुगलक वंश में सबसे जो इम्पोर्टेंट जो किंग राजा हुआ है वो हुआ है फिरोज शाह तुगलक। अगला, तो थट्टा के निकट 20 मार्च 1351 में इसका राज्याभिषेक हुआ, वहाँ पे इसकी मृत्यु हो गई थी मोहम्मद बिन तुगलक की। और दिल्ली में दोबारा अगस्त 1351 में इसका राज्याभिषेक हुआ, और इसने कासिम अमीर उल मोमनी इस नाम की उपाधि धारण की। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर उसने 4 कर लगाए। खराज और खम्स हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब ये इस टाइम पे खराज को इसने 1/10 कर दिया था उत्पादन का, और जो खम्स था युद्ध में लूट के माल में हिस्सेदारी वो तो हो गया। जजिया गैर मुस्लिमों पे लगाया इसने। ज़कात 2.5% टैक्स ऑन प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम्स, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ज़कात। ये इसने मुस्लिम्स की प्रॉपर्टी पे लगाया, कितना? 2.5%। कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला शासक, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ब्राह्मणों पे भी जजिया कर लगाया था इसने। नया सिंचाई कर हके सर्व लगाया, 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का निर्माण बहुत ही बड़े स्केल पे कराया था, और कई सारे इसने नगर बसाए थे। 300 नगरों की स्थापना की, जिसमें हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर इसने अपने भाई जौना खां मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पे जौनपुर बसाया था। तो जौनपुर किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। वह फिरोजपुर प्रमुख हैं। तो इसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया था, एक नया सिंचाई कर लगाया था हाके सर, और 300 नगरों की स्थापना की। खिजराबाद, टोपरा गांव एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया। ये भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। तो इसने अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया। कहाँ से? खिजराबाद और मेरठ से। अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता दान के लिए दीवाने खैरात नामक विभाग की स्थापना की। दीवाने खैरात, ये विभाग आपको याद रखना है। अगला विभाग है दीवाने बंदगान। ये दासों के लिए अलग विभाग की स्थापना की, जिसमें उस समय लगभग 1,80,000, ऐसा बोला जाता है कि 1,80,000 थे। बस ये फैक्ट आपको याद रखना है कि सल्तनत कालीन शासकों में सबसे ज़्यादा दासों की संख्या इसी के समय पे थी। लोक निर्माण विभाग, PWD इंग्लिश में आप समझ लीजिए, तो वो विभाग की स्थापना इसी ने की थी, और पहला शासक था जिसने इस विभाग की स्थापना की। खैराती अस्पताल दार उल सफ़ा उसकी स्थापना की, और सैन्य पदों को इसने वंशानुगत बना दिया था। ये इसका निगेटिव फैक्ट है इसके टाइम पीरियड का। आत्मकथा पतुआते फिरोज शाही, और मृत्यु इसकी कब हुई? 1388 में। दिल्ली में इसने कोटला दुर्ग का निर्माण कराया था, ये भी फैक्ट आप याद रखिए। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद तुगलक, इसका शासन दिल्ली से पालम तक था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने 2 स्टार यहाँ पे लगाए हैं कि किस शासक के कार्यकाल को बोला जाता था दिल्ली से पालम तक। अब ये समझ लीजिए पालम हवाई अड्डा है ना, दिल्ली से सटा हुआ है ये, बस इसका शासक दिल्ली के आसपास तक ही सिमट गया था। नाम क्या था इसका? नसरुद्दीन मोहम्मद महमूद तुगलक। इसी टाइम पीरियड पे तैमूर लंग ने 1398 में दिल्ली पे आक्रमण किया। नसरुद्दीन के समय ही मलिक
कुशर्षक की उपाधि धारण कर एक हिजड़ा मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। ये आप स्किप कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग सैयद वंश। तो तैमूर का सेनापति बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार आ चुका है कि सैयद वंश की स्थापना किसने की थी, तो एक खिजर खान ने की थी, जो तैमूर लंग का सेनापति था। भारत से लौटते समय तैमूर ने खिजर खां को मुल्तान, लाहौर एवं दीपालपुर का शासक नियुक्त किया। ये खिजर खां तैमूर के उत्तराधिकारी शाहरुख को कर भेजता था। इसने रैयत आला की उपाधि धारण की थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रैयत आला की उपाधि धारण की थी किसने? खिजर खां ने। खिजर खां सैयद वंश का संस्थापक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नोट यहाँ पे लिखा 28 मई 1414 को खिजर खां ने दिल्ली पर कब्जा करके सैयद वंश की नींव डाली। 1421 में इसकी मृत्यु हो गई। खिजर खां के पुत्र मुबारक खां ने सुल्तान या शाह की उपाधि धारण की। या बिन अहमद सरहिंदी ने तारीख़े मुबारक शाही पुस्तक में सैयद वंश के बारे में लिखा है। इसी मुबारक खां के टाइम पीरियड पे हुए हैं या बिन अहमद सरहिंदी। मुबारक शाह ने मुबारकाबाद की स्थापना की, यमुना नदी किनारे दिल्ली के पास। इस वंश का अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह। इसके समय में यह कहावत प्रचलित हुई, देखो शाह आलम का राज दिल्ली से पालम तक, वही वाला कहानी हो गई जो किसके लिए कहा जाता था? नसरुद्दीन महमूद तुगलक। अब आता है लास्ट लोधी वंश, 1451 से 1526 तक। तो लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोधी ने। और यह प्रथम अफगान शासन था। हाँ, इससे पहले जितने हुए ना वो तुर्की थे। दिल्ली सल्तनत की बात कर रहा हूँ। और दिल्ली सल्तनत का जो पहला एक्चुअल में मुसलमानों में भी, अफ़गानों में और तुर्कियों में पूरे टाइम पीरियड पे लड़ाई चलती रही है। तो बहलोल लोधी ना, इसने लोधी वंश की स्थापना की थी और ये पहला अफ़गान शासन इसने शुरू किया था भारत में। इसने बहलोल सिक्के प्रचलित कराए। बहलोल लोधी अपने सरदारों को मकसद आली कहकर पुकारता था, तो और अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं ही खड़ा रहता था। तो मतलब एक ये था तरीका कि सभी को आदर करना। तो बहलोल लोधी अपने सरदारों को क्या बोलता था? मकसद आली। 1489 में इसका पुत्र निजाम खां सुल्तान सिकंदर लोधी की उपाधि से दिल्ली पे बैठा। तो बहलोल लोधी का पुत्र सिकंदर लोधी, आप ऐसे याद रखिए, 1489 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, 1504 में इसने आगरा शहर की स्थापना की। भर के एग्जाम्स में क्वेश्चन ये आ चुका है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? वो की थी सिकंदर लोधी ने 1504 में। जो सिकंदर लोधी था वो गुलरुखी शीर्षक से फारसी में कविताएं लिखता था, गुलरुखी नाम से। आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया इसने। संस्कृत के एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी नाम से अनुवाद कराया। इसके देखो एक बहुत ही क्रूर कृत्य ये यहाँ पे दिखा है। ज्वालामुखी मंदिर जो नागरकोट में है, उसकी मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तोलने के लिए इसने बांटा था। इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने और मुस्लिम स्त्रियों को पीरों तथा मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। मतलब मुस्लिमों पे प्रतिबंध लगाया था कि वो ताजिया जुलूस जो निकालते हैं ना, अभी भी निकालते हैं, उस पर इसने प्रतिबंध लगाया था। और जो मुस्लिम स्त्रियां थी वो पीरों की और मजार पे जाने पे प्रतिबंध लगाया था। गले की बीमारी के कारण 21 नवंबर 1517 में इसकी मृत्यु हो गई। 21 नवंबर 1570 को सिकंदर का पुत्र इब्राहिम लोधी, ये आ गए इब्राहिम लोधी, लोधी वंश के आखिरी व्यक्ति।
आखिरी शासक। खतौली का युद्ध 1518 इसमें राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया। 21 अप्रैल 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया और युद्ध में मारा गया। और इसी के साथ लोदी वंश और दिल्ली सल्तनत का काम खत्म। और उसके बाद शुरू हुआ कौन? मुगल वंश। बाबर को भारत पर आक्रमण का नियंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोदी व इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने दिया था। मोठ की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के वजीर ने करवाया था। तो मोठ की मस्जिद काफ़ी फेमस है, तो ये सिकंदर लोदी के वजीर ने इसका निर्माण कराया था। और बाबर को भारत पे आक्रमण का निमंत्रण किसने दिया था? पंजाब के शासक दौलत खां लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां। ये हो गया आपका पूरा सल्तनत काल। 45-46 मिनट हुआ। इतने फैक्ट आप पढ़ लोगे तो इसमें से ही आपका क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।